नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपना ये पहला लेक्चर है। कल आपकी क्लास हुई थी, उसमें अपन ने एडवांस क्वांटम कैसे पिक्चर में आई इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। आज अपन फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे भाई, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट फर्स्ट यूनिट है और ये है आपकी स्कैटरिंग थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। और जो स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट किस सेंस में? क्योंकि बच्चों जिन पार्टिकल को अपन डायरेक्ट नहीं देख सकते उनके स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए अपने को स्कैटरिंग का यूज करना पड़ता है। जैसे आप बात करते हैं, जो हाइड्रोजन एटम होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप बात करते हैं कि सर इस हाइड्रोजन एटम के बारे में अपने को कैसे पता लगा कि उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन करते रहते हैं। इसको भी अपन ने जो एक्सपेरिमेंटल स्कैटरिंग के रिजल्ट हैं उन्हीं के थ्रू वेरीफाई किया। स्कैटरिंग के रिजल्ट से ही अपन ने बताया कि जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है वो न्यूक्लियस रखता है और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और बच्चों जब आप कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको आप पॉइंट पार्टिकल की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो ये बात भी आपको किससे पता चलती है? स्कैटरिंग के माध्यम से ही पता लगती है। अगर इससे ज्यादा आगे अपन बात करें तो अपन बात करते हैं प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन भी किससे मिलके बना होता है? क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो इसके बारे में भी कौन बताता है? आपको स्कैटरिंग ही बताता है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जो क्वांटम है उसको समझने के लिए स्कैटरिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका अदा करता है। फिर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे स्कैटरिंग देखेंगे, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। तो बहुत अच्छे से आप मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है भाई। तो स्कैटरिंग थ्योरी इसके अंदर लिखेंगे, स्कैटरिंग इज अ वैल्यूएबल, स्कैटरिंग इज अ वैल्यूएबल वैल्यूएबल टूल। एक सेकेंड। वैल्यूएबल टूल टू स्टडी द structure. Scattering is a valuable tool to study the structure of particle of particle which cannot be directly. बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं बच्चों की आखिरकार स्कैटरिंग की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। तो ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए बच्चों आपको कि स्कैटरिंग जो है वो जरूरत पड़ती है किसी भी पार्टिकल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। अपन किसका यूज करते हैं? स्कैटरिंग का यूज करते हैं। ठीक है भाई। यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इट इज थ्रू
जो मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको अपन नोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ट्रू द स्कैटरिंग we learn that hydrogen atom consists of consists of nucleus and electron going around it around and electron going around it। अभी केवल जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर अपन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्कैटरिंग होती कैसे है, कितने टाइप की होती हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। दैट हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड इट। वी ऑल्सो learn that electron is a point particle। electron is a point particle। किससे सीखा अपन ने भाई, ये किससे पता लगाया? स्कैटरिंग के थ्रू। फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग। लाइन चेंज करके लिखेंगे बच्चों। फर्दर we know that the proton consists of eight other constituents of quark। तो जो बच्चों प्रोटॉन होता है किससे मिलके बना होता है? क्वार्क से मिलके बना हुआ होता है। और आप जब अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे तो वहां पे आप लोगों को काफी ग्रेट डिटेल में के सर ने पढ़ाया है। क्वार्क पार्टिकल के बारे में पढ़ा था भाई। आपके पेपर है, बहुत ही शानदार पेपर है आपके ग्रेजुएशन में, न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। तो वहां पे आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, याद रखिए। तो यहां पे लाइन चेंज करके लिखेंगे। तो वी कैन से that scattering is an essential to understand क्वांटम लिख लीजिए भाई। यहां तक तो लिख लिया होगा आपने साथ के साथ ही, और जिन्होंने नहीं लिखा हो लिख लीजिए। अभी तक अपन ने स्कैटरिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना है।
अब अपन जानेंगे कि आखिरकार स्केटरिंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब आइए बात करते हैं अपन स्केटरिंग की। तो लिख लीजिए एक बार। समझ में आ रहा है बढ़िया से? और एकदम बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हैं भाई, बिल्कुल बेसिक से, और ऐसे ही चले क्लास धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप देखते ही देखते। बस आप एक काम जरूर करेंगे, रेगुलर पढ़ना जरूर है। एक्यूएम को मेरे कहने से रेगुलर पढ़ना जरूर है, ये काम जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, बेसिस पे पढ़ना है इसको, अदरवाइज फिर आप कॉन्सेप्ट भूलने लग जाएंगे। फिर आपको कोई सब्जेक्ट के अगर कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कैसा लगेगा, टफ लगेगा। ठीक है भाई, हेडिंग डालिए स्केटरिंग। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई भी दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन के बाद अगर उनके जो जो इंटरेक्टिव पार्टिकल हैं, अगर उनके मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्केटरिंग कहते हैं। जैसे ये पार्टिकल ए हो गया बच्चों और ये पार्टिकल बी हो गया। अब यहां पे स्केटरिंग हुई मतलब इंटरेक्शन हुई, इस पे इंसिडेंट हुआ, इस प्रकार से ये क्या हुआ, इस पे इंसिडेंट हुआ, और ये तो क्या हो गए, जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट की डायरेक्शन हो गई। और यहां से क्या होता है, इस इंटरेक्शन के बाद, इस कोलिजन के बाद पार्टिकल जो है इस तरीके से क्या हो जाता है, स्केटर्ड हो जाता है। अब यहां पे बच्चों मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है सर, पी वेक्टर बराबर क्या होता है, एम वी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अब पार्टिकल जब बी से टकराया बच्चों, यहां पे कोलिजन हुई, आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है वो किसी एंगल थीटा पे क्या हो गया, स्केटर्ड हो गया है। तो यहां पे अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो क्या हो, अगर कोई दो पार्टिकल ए ओ बी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन के बाद अगर उनके मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो इसे आप क्या कहेंगे, स्केटरिंग कहेंगे। नहीं सर हमें ये डेफिनेशन में मजा नहीं आया, तो सेकंड डेफिनेशन है भाई, एक और डेफिनेशन। ऐसा फिनोमिना, ध्यान से सुनिए, ऐसा फिनोमिना जिसमें जब कोई पार्टिकल किसी टारगेट पे इंसिडेंट होता है, किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है या किसी फील्ड से पास होता है, तो वो क्या हो जाए बच्चों, अपनी इनिशियल डायरेक्शन से डेविएट हो जाए या स्केटर्ड हो जाए, तो उसे भी आप क्या कहेंगे, उस फिनोमिना को आप स्केटरिंग कहेंगे। सर बात समझ में नहीं आई? तो बच्चों यहां पे क्या किया अपन ने, यहां से आपके क्या है, पार्टिकल आ रहे हैं इस प्रकार से आपके यहाँ पे ये बीम ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल का बीम है बच्चों, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपका टारगेट पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, और जब ये बीम यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगी, यहाँ पे इसके ये पार्टिकल, इसका अपना कोई फील्ड होगा, इस पार्टिकल की वजह से फोर्सेस भी आएंगे। तो जब ये पार्टिकल यहां पे आएंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, फोर्स फील करेंगे, और फोर्स फील करके वो क्या करेंगे, इस प्रकार से स्केटर्ड हो जाते हैं अपनी इनिशियल डायरेक्शन से, अपनी इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे क्या हो गए, स्केटर्ड हो गए। इस फिनोमेना को भी अपन क्या कहेंगे बच्चों, स्केटरिंग। बात समझ में आई नहीं आई? क्या स्केटरिंग की डेफिनेशन समझा सकते हैं? बेसिक लेवल पे आप कोलिजन के बारे में तो पढ़े हुए हैं, टक्कर के बारे में। तो यहां पे क्या होगा, पार्टिकल आए, अब जो ये बच्चों यहां पे पार्टिकल होगा, ये टारगेट पार्टिकल होगा, इस टारगेट पार्टिकल के इंटरेक्शन में जब कोई पार्टिकल आएगा, अगर वो स्केटर्ड हो जाता है
तो उसे अपन स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है भाई, तो पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर इनके डायग्राम ड्रॉ करवा देंगे। ठीक है भाई, तो यहां पे लिखिए इफ, और याद करने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, स्वतः ही याद हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, इफ टू पार्टिकल्स, if two particles A and B, if two particle A and B interact with each other, interact with each other, then due to interaction, then due to interaction, then due to interaction लगाएंगे कोमा, then the momentum of, then the momentum of particle changes, then this phenomena known as और लगाएंगे बच्चों और सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको लिखेंगे द फिनोमिना, अभी आपको समझाया है भाई, इन विच द फिनोमिना इन विच द इंसिडेंट पार्टिकल, द इंसिडेंट पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल को इंसिडेंट ऑन द एनी टारगेट, एनी टारगेट, और यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे देन इंसिडेंट पार्टिकल get scattered, incident particle get scattered, then it is known scattering। एक बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पे बहुत सी बार इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है कि इंसिडेंट पार्टिकल किसी फील्ड पे इंसिडेंट होते हैं, किसी फील्ड से पास होते हैं तो स्केटर्ड हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका क्या होगा, फील्ड होगा। उस रीजन से जब कोई पार्टिकल निकलेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, जाहिर सी बात है ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, उसका पाथ जो होगा पाथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अपन ने क्या बना दिया बच्चों, टारगेट पार्टिकल बना दिया। और यहां से ये क्या है, बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ये है अपना बच्चों बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। और जब ये यहां पे इंटरेक्ट होगा बच्चों तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, अपनी इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। ये अपना हो गया टारगेट पार्टिकल। अब वो सभी बनाने की जरूरत नहीं, केवल एक से दिखा दिया, यहाँ पे सभी को इंसिडेंट करा के सभी को, इसको इधर जा रहा है को उधर जा रहा है, सभी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जो ये थीटा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। बना लीजिए डायग्राम।
फिर अपन यहाँ पे टाइप के बारे में बात करेंगे, स्कैटरिंग हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए भाई। क्या कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे। ठीक है, अब ठीक है, लिख लीजिए भाई। अब यहां पे लिखते हैं बच्चों एरो लगा के। ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए ना सर? देयर आर टू टाइप ऑफ देयर आर टू टाइप ऑफ स्कैटरिंग। एक होती है बच्चों इलास्टिक स्कैटरिंग, और दूसरी होती है बच्चों इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अगर सिंपल वे में समझाया जाए तो ध्यान से सुनेगा। सिंपल वे में आप क्या देखते हैं, अगर बच्चों इंसिडेंट पार्टिकल और स्कैटर्ड पार्टिकल की एनर्जी चेंज नहीं होती है तो आप क्या कहेंगे, सर इस प्रकार की जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक स्कैटरिंग है। जबकि अगर आपके स्कैटर्ड पार्टिकल की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, वो डिफरेंट है किससे, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से, तो प्रकार की जो स्कैटरिंग होगी बच्चों उसको अपन क्या कहेंगे, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड डेफिनेशन देते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं तो बच्चों जब कोई भी टारगेट पार्टिकल है उस पे आपके पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं और उस टारगेट पार्टिकल का, ध्यान से सुनेंगे, उस टारगेट पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। जब किसी टारगेट पे आपके पार्टिकल इंसिडेंट हुए, और एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, अगर टारगेट पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर आफ्टर इंसिडेंस ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होता है, कोई टारगेट पार्टिकल, टारगेट है आपका, उस पे आपने यहाँ पे पार्टिकल इंसिडेंट कराए और आफ्टर स्कैटरिंग आप देखते हैं कि जो टारगेट पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, तो स्कैटरिंग क्या कहलाएगी, इलास्टिक स्कैटरिंग। और अगर यहाँ पे चेंज हो है तो उसे आप क्या कहेंगे, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो पहला हेडिंग डालेंगे इसमें, पहला पॉइंट इलास्टिक। ठीक है, और इसमें सबसे दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा। फर्स्ट डेफिनेशन तो वही लिखेंगे, इफ द इफ द एनर्जी ऑफ इफ द एनर्जी ऑफ scattered particle if the energy of scattered particle remains unchanged as energy of
incident particle. Then the scattering is known as elastic. इलास्टिक यहां पे लाइन चेंज करके लिखेंगे बच्चों, यहां पे इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे, कर लीजिए इसको नोट भाई। लिख लिया। अब लिखेंगे यहां पे लाइन चेंज करके, इफ द internal structure of if the internal structure of target remains unchanged then the scattering is known as elastic कर लीजिए भाई नोट। ठीक है, इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहां पे एनर्जी भी क्या हो जाएगी स्कैटर्ड पार्टिकल की चेंज हो जाएगी, डिफरेंट होगी किसके साथ, इंसिडेंट पार्टिकल के साथ, और वहां पे जो टारगेट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। लिख लिया, ठीक है। अब लिखते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इन इलास्टिक, तो लिख दीजिए भाई, इफ द एनर्जी ऑफ scattered particle if the energy of scattered particle is different from the energy of incident particle comma is known as inelastic scattering। ठीक है भैया, और लाइन चेंज करके उसको भी लिखवाई देता हूं, इधर देखिएगा। इफ द इंटरनल स्ट्रक्चर if the internal structure of the target is changed then the scattering is known as inelastic
देख लीजिए भाई, और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग डालिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं, और जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, यही अपने को स्कैटरिंग की टोटल इंफॉर्मेशन देता है। तो अपन आगे जब अपन पढ़ेंगे स्कैटरिंग के लिए बात करेंगे, तो बार बार टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरी स्कैटरिंग पढ़ने के दौरान काम आएगा। फिर ये यही काम में नहीं आएगा, न्यूक्लियर पढ़ेंगे वहां पे भी स्कैटरिंग की बात होगी। जब आप न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो वहां पे भी स्कैटरिंग की बात होगी, तो फिर काम में आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग डालिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर स्कैटरिंग। पहले डिटेल में समझेंगे इसको, और फिर बाद में नोट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो अब नोटबुक को साइड में रख देंगे, और पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों, अपन ने इस प्रकार से टारगेट पार्टिकल्स हो गए। यहाँ पे ये क्या हो गए भाई, टारगेट, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। ये अपना टारगेट हो गया, और यहां से अपने जो पार्टिकल है, एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, वो इंसिडेंट हो रहे हैं। जब बच्चों ये एनर्जेटिक पार्टिकल हैं इस टारगेट पे इंसिडेंट होंगे, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी। उनकी ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा किसी एंगल थीटा के साथ। तो सर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाती है, ये इनिशियल डायरेक्शन हो गई बच्चों आपकी। ये इनिशियल डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पे स्कैटर्ड हो गया पार्टिकल, थीटा एंगल पे। तो इसे आप क्या कहेंगे, जब यहाँ पे एनर्जेटिक पार्टिकल टारगेट पे इंसिडेंट होते हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है बाई एन एंगल थीटा। तो बच्चों जो ये थीटा एंगल होता है, इसको आप बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। बात समझ में आई नहीं आई, ये थीटा क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, अपन डिटेक्टर लगा के रखते हैं भाई। जब यहां से आपका पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ है, तो इस पार्टिकल को मेजर भी तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है ही नहीं कि आप खड़े रहेंगे, अच्छा कि 2 पार्टिकल आ गए, 3 पार्टिकल आ गए, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही देख लेते तो आपको स्ट्रक्चर डायरेक्ट ही पता लग जाता, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं, और जो बच्चों डिटेक्टर होते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब किसी एंगल थीटा पे अपन ने रख दिया, आप कहेंगे क्या सर एक ही डिटेक्टर रखेंगे क्या, यहाँ पे सर इसकी बात करेंगे तो ये इस प्रकार से स्कैटर्ड हो रहा होगा, इस प्रकार से स्कैटर्ड हो रहा होगा, इस प्रकार से जा रहा होगा। तो यहां पे भी डिटेक्टर लगा हुआ होगा, यहां पे भी डिटेक्टर, इसके लिए भी डिटेक्टर, अलग अलग एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है। तो बहुत सारे डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, बट अपन तो जनरल चर्चा कर रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा दिया, बाकी के बारे में अपन बात नहीं करें। ये अपन ने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे ये डिटेक्टर। अब यहां से जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं उनको ये डिटेक्ट कर ले रहा है, और ये डिटेक्टर जो है यहां पे सॉलिड एंगल बना रहा है डी ओमेगा।
सॉलिड एंगल है बच्चों ये डी ओमेगा है। अब ध्यान से देखेंगे इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा में यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल जा रहे हैं उनको भी कुछ देंगे बच्चों। यहाँ पे पर यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में यहाँ पे जब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया जाता है बच्चों तो कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा थीटा कोमा पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ गुरुजन जो होते हैं इसको डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बात एक ही दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें इससे लिखा हुआ है, किसी ने इससे लिखा हुआ है, किसी ने दोनों को ही यूज किया हुआ है समय समय पे, तो बात एक ही है। ज्यादातर बच्चे नहीं तो हर साल इस बात में कंफ्यूज रहते हैं सर लिखे किसको, तो दोनों में से कोई से भी नोटेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आप डिफाइन करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है, रेशियो होता है स्कैटर्ड पार्टिकल का। अब यहाँ पे जब अपन बात करते हैं बच्चों तो यूनिट टाइम में बात करते हैं। यूनिट टाइम में यहाँ पे यूनिट इस सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल आए भाई, यहाँ से क्या होगी, जाहिर सी बात स्कैटरिंग होगी। और यहाँ पे सॉलिड एंगल डी ओमेगा, यहाँ पे आपने डिटेक्टर लगा रखा है। अब इस विंडो में जितने पार्टिकल आएंगे, इधर देख भाई विकास, ये क्या है, डिटेक्टर की विंडो है। अब इस विंडो में जितने पार्टिकल अंदर जाएंगे डिटेक्टर उन्हीं को डिटेक्ट करेगा। तो थीटा एंगल पे आपने डिटेक्टर लगा दिया। अब इस विंडो का यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, अब सर ये विंडो का यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डी ओमेगा बन रहा है। सॉलिड एंगल के बारे में आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि इन चीजों के बारे में नॉलेज है। अब यूनिट टाइम में बच्चों यहाँ से कुछ आपके पार्टिकल इंसिडेंट हुए, और जब यहाँ पे इंसिडेंट हुए पार्टिकल तो उनमें से क्या हो गए बच्चों, कुछ स्कैटर्ड हो गए। तो इस डी ओमेगा सॉलिड एंगल में कितने एंटर हुए इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे यूनिट टाइम में, इसमें यूनिट टाइम और यूनिट एरिया, यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में कैपिटल एन पार्टिकल इंसिडेंट हुए, और इन कैपिटल एन पार्टिकल में से जो स्मॉल एन पार्टिकल है बच्चों, कितने इंसिडेंट हुए, कैपिटल एन, इनमें से स्मॉल एन क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, और यहां पे डिटेक्टर के द्वारा आपने डिटेक्ट कर लिया जो कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा पे। बात समझ में आई नहीं आई? तो जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, ए स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन से कैसे दिया जाता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल, और यहाँ पे कैपिटल एन क्या है बच्चों, सर यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये यूनिट, ये नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये यहाँ पे रेशियो हो गया नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हो गया भाई? अब बच्चों यहाँ पे जो सिग्मा थीटा कोमा फाई है आखिरकार ये निकला क्या है के बारे में बात करेंगे। भाई थ्योरी लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी को समझना, ठीक है। अब सर ये निकला क्या है, तो अगर यहाँ पे इस फिजिकल क्वांटिटी की अपन यूनिट चेक कर लेते हैं तो पता लग जाएगा आखिरकार ये निकला क्या है। तो डायमेंशन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे आप जानते हैं नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी, पर यहाँ पे आपने लिखा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर सॉलिड एंगल। लिखा है बच्चों, आपने लिखा है नहीं लिखा? तो यहाँ पे बच्चों इस क्वांटिटी को जब आप देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी, 1/t लिखी जाएगी, ऐसे ही लिखी जाएगी भाई। इसमें बात समझ में आई नहीं आई भाई? भाई ये नंबर ही तो है
ये तो नंबर है किसमें, यूनिट टाइम में, और यहाँ पे जितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे वही लिखे हुए हैं, तो 1/T लिख दिया। सर यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/T, और एरिया की डायमेंशन क्या लिखते हैं आप बच्चों, एल स्क्वायर, तो 1/T से 1/T कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर ऊपर चला गया। तो जो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, अब बताओ 11th क्लास से समझा रहे हैं तुम लोगों को, यूनिट डायमेंशन 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, और वहां से एनालिसिस करवा रहे हैं। इससे ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता भाई, इसको सबसे टफ पेपर माना जाता है एक्यूएम का, पर आप देख लीजिए डेप्थ दे के कहां से उठा रहे, मतलब डायरेक्ट बोल सकता था मैं इसको कि इसका एरिया, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, एरिया की यूनिट होती है, बोल सकता था ना, बट एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहां से किसकी यूनिट आ गई, एरिया की यूनिट आ गई, तो यहाँ पे बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सिग्मा थीटा कोमा फाई होता है, इस इफेक्टिव एरिया को, इस इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। से पार्टिकल क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। अगर कोई पार्टिकल यहां से आता है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, सीधा ही निकल जाएगा विदाउट स्कैटरिंग। तो कौन कौन से पार्टिकल स्कैटर्ड हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा। बात समझ में आई नहीं आई, तो ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका इंटरेस्ट बीसी के बारे में चेक करना था, टारगेट पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, यही तो आप चेक करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, तो बिल्कुल इसकी यूनिट क्या आ गई बच्चों, एरिया की यूनिट आ गई। और जब बच्चों अपन बात करते हैं क्वांटम एक्सपेरिमेंट की, जब अपन न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे जो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की यूनिट का मेजरमेंट किया जाता है वो बार्न में किया जाता है, किया जाता है बार्न में किया जाता है, और यहाँ पे 1 बार्न बराबर होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये 1 बार्न की वैल्यू होती है। जब सिग्मा थीटा कोमा फाई आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अपन कैलकुलेट करते हैं, और सिग्मा टी बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट जाती है। सबसे पहले तो बताएंगे भाई समझ में आया नहीं आया, कोई टर्म ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो लिखते हैं, हेडिंग आप लोगों ने डाल ही लिया होगा, अभी तो है टाइम, ठीक है टाइम है अभी तो लिख सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, let us consider the beam of particle, the beam of particles incident on target. Let us consider the beam of particles incident on target, then incident particles field, then incident particle field force, presence of target, then the trajectory, of incident particle
particle. Then the trajectory of incident particle changes after scattering. After scattering. And the trajectory are reflected from इनिशियल डायरेक्शन. क्या वही लिखवाया है कि जो मैंने बताया है अभी? फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन. then the angle of deflection scattering angle. ठीक है भाई. अब जैसे इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बाहर से कोई पार्टिकल जा रहा है, इसके रीजन के इधर देख लीजिए, इसके रीजन के बाहर से जा रहा है, तो बिना स्कैटरिंग क्या निकल पा रहा है? वो सीधा निकल पा रहा है. जैसे एंगल से स्कैटर्ड हो जा रहा है थीटा से. यहां से अगर आप चाहें प्रकार से भी स्कैटरिंग देख सकते हैं, की वजह से भी स्कैटरिंग देख सकते हैं. ठीक है. यहां पे अपन क्या करते हैं बच्चों? डिटेक्टर लगा देते हैं. यहाँ पे बहुत सारे डिटेक्टर्स लगे हुए होंगे बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक में जितने भी पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे होंगे, सभी की इंफॉर्मेशन, सभी को आप क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं. देख लीजिए भाई, शुरू से ही देख लीजिए, कर लीजिए नोट. बना लिया डायग्राम? शाबाश. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? थीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल. ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया अपना? इसके बारे में, थीटा के बारे में ऊपर लिखवा दिया, यहाँ पे लिखोगे? लिख दिया भाई. चलो, सॉलिड. ठीक है भाई. ये है अपना इफेक्टिव एरिया. एरिया ऑफ इंटरेक्शन. यही टारगेट है. और ये तो समझ में आ ही रहा है तुम्हें, ये क्या है? स्कैटर्ड पार्टिकल.
अब यहां पे लिखते हैं बच्चों, इफ कैपिटल N इज द नंबर ऑफ, if capital N is the number of incident particle, if capital N is the number of incident particle per unit time, per unit solid angle, sorry, per unit time, per unit area, and N is the number of scattered particles by an angle theta, by an angle theta, and N is the number of scattered particle by an angle theta in the solid angle, in the solid angle d omega in per unit time, per unit time, in per unit time. Then differential cross section is defined as, then differential cross section is defined as, बच्चों किससे भी लिखते हैं, डी सिग्मा थीटा कोमा फाई अपॉन डी ओमेगा। तो बच्चों जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है किस किस पे डिपेंड करता है, केवल थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, थीटा कोमा फाई, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे क्या लिख दे, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल है। तो इन जनरल अगर आप लिखना चाहें बच्चों तो सिग्मा थीटा कोमा फाई बराबर, इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आप लिखना चाहें तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बाय एन एंगल थीटा इन the solid angle d omega per unit time, और यहां पे अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट। और बच्चों शुरुआत में पूरा का पूरा टॉपिक नया है तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होगा, बट मेरी कोशिश है जितना इसको इजी करके जितना आपसे कनेक्ट कर सकूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जो एडवांस क्वांटम थ्योरी है थोड़ा सा आपने क्या है फेमिलियर नहीं, आप लोग इनसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, बट आराम से पेशेंस रख के जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ही जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 3-4 दिन बाद ये नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप इसमें बहुत बढ़िया कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। और ऐसा आप ही के साथ नहीं, सभी के साथ होता है भाई। अब इतनी पॉपुलर फेमस थ्योरी है तो थोड़ा सा तो डिफिकल्टी आनी भी चाहिए, नहीं तो फिर मजा ही क्या। लिख लिया भाई ये। तो अगर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन भी अगर आपको बोलनी हो तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल
by an angle theta in the solid angle d omega per unit time and the number of incident particle per unit time per unit area. क्लियर है भैया? और बहुत से गुरुजन इसको इंसिडेंट फ्लक्स भी बोल देते हैं, तो बात एक ही है। तो क्या बोला जाता है, इस नीचे वाली जो टर्म लिखी हुई है नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को इंसिडेंट फ्लक्स भी बोल दिया जाता है। तो बात एक ही है, अलग नहीं है। आगे चल के मैं भी इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, सब चीजों के साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये नोट कर लीजिए, यहां से लिखवाया है ना, कर लीजिए नोट। अभी तो और नोट कराएंगे, अभी कंप्लीट कहां हुआ है। थोड़ा सा बचा है तो भी लिख ही लेते, तो इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख लेते हैं। इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लिख लीजिए भाई तुरंत प्रभाव से। लिख लिया? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस में छोटी हेडिंग अलग से नहीं है बच्चों। तो यहां पे अगर आप बात करें डायमेंशन की, तो ऊपर आपके क्या लिखा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बाय एंगल थीटा बाय सॉलिड एंगल, इनका तो कोई लेना देना नहीं है पर यूनिट टाइम में। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम, तो टाइम की डायमेंशन आएगी भाई, आएगी या नहीं आएगी? देखी जाएगी ना भाई टाइम की डायमेंशन। अब यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। पार्टिकल की कोई यूनिट नहीं है, क्या लिखा हुआ है, पर यूनिट टाइम। यहां पे टाइम की डायमेंशन लिख देंगे और क्या लिखा हुआ है बच्चों, पर यूनिट एरिया। तो यहां पे किसकी डायमेंशन लिख देंगे, एरिया की डायमेंशन लिख। 1/t से 1/t कैंसिल, थर्ड टर्म में तो कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन have the dimension of have the dimension of have the dimension of area and the measurement and the measurement of the unit, the measurement of the scattering differential cross section, differential cross section in quantum experiment, in quantum experiment, ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों लाइक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। जो एक्सपेरिमेंट है ना,
इनमें द मेजरमेंट is done in units of bar ऐसे लिख देंगे भाई एंड वन बार्न बराबर जो होता है बच्चों 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप तो यहीं पे बार्न में ही कैलकुलेशंस करेंगे अपनी, ठीक है, जो अपन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालेंगे वो बार्न में निकालेंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बाकी फिर कल पढ़े, चलो बाकी फिर कल पढ़ेंगे। राधे राधे। जो आज पढ़ा है इसको कंप्लीट पढ़ के आएंगे, डेली बेसिस पे पढ़ के जरूर आएगा क्योंकि एक्यूएम में पुराना काम में आएगा। तो आज से ही नियम बना लीजिए पढ़ने का, डेली बेसिस पे पढ़ना है। जो थ्योरी आपको लिखवाई है, हालांकि बेसिक थ्योरी थी, नॉर्मल स्कैटरिंग की अपन ने बात की है, स्कैटरिंग की डेफिनेशन लिखी है अपन ने, स्कैटरिंग एंगल के बारे में बात की है और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बारे में बात की है और टाइप ऑफ स्कैटरिंग के बारे में अपन ने पढ़ा है। 2 टाइप की होती है, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है और इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को सिग्मा थीटा कोमा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन लिखा जाता है, ठीक है भाई। राधे राधे।